जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इससे पहले आपका जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर वाला वीडियो है उसे भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और आपको बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया यानी कि 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और वहीं पर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो पूछा गया है कि हरित क्रांति क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हम लोगों को जो लिखना है, हम आप लोगों को बता दें कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इसका उत्तर आप लोगों को एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों के आसपास में ही लिखना है, उससे ज्यादा में नहीं लिखना है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई एक कृषि सुधार योजना थी, जिसके तहत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और इससे विशेष रूप से गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी। और दोस्तों, ये जो हरित क्रांति है आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब में सबसे अधिक सफल हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जजमानी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कि जजमानी व्यवस्था भारत की पारंपरिक सामाजिक आर्थिक प्रणाली थी, जिसमें विभिन्न जातियों के बीच सेवा और उत्पादों का विनिमय होता था और इसमें निचली जातियां उच्च जातियों को सेवाएं प्रदान करती थी और बदले में उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सती प्रथा क्या है? सती प्रथा क्या है या फिर सती प्रथा क्या थी? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि सती प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जीवित जला दिया जाता था और इसे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। और दोस्तों, ये जो सती प्रथा है इसको समाप्त कराने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वो है कि लिंग अनुपात क्या है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि लिंग अनुपात किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है और यह समाज में लैंगिक संतुलन को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं? एकाकी परिवार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि एकाकी परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं और यह पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली के विपरीत एक आधुनिक परिवार संरचना है, यानी कि जिस परिवार में सिर्फ पति पत्नी या फिर कहें कि माता पिता और उसके बच्चे ही रहते हैं, बाकी उनके दादाजी या फिर अन्य कोई नहीं रहते हैं, तो उसको एकाकी परिवार कहते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि जनसंख्या नीति क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा कि जनसंख्या नीति सरकार द्वारा लागू की गई योजना होती है जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और जनसंख्या से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना होता है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि समुदाय की एक परिभाषा दें। समुदाय किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य समान भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक परंपराएं, भाषा या हितों को साझा करते हैं और पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना जीवनयापन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या हैं? परिवार का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था है और इसका उद्भव ही
प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, देखभाल की मधुरता से हुआ है। परिवार की ऐसी सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बखान करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये जो है यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में भी 8 ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है अधिकतम 150 शब्दों के आसपास में ही लिखना है, उससे अधिक शब्दों में नहीं लिखना है। ज्यादा लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका केवल 3-3 नंबर वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है? तो इसका जो उत्तर हम लोग को संक्षेप में लिखना है कि जाति और वर्ग समाज में सामाजिक विभाजन के दो भिन्न रूप हैं, और जाति जन्म से निर्धारित होती है और इसमें व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित होता है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पेशे के आधार पर बनता है। जाति भारत में विशेष रूप से प्रचलित है और इसके नियम कठोर होते हैं, जबकि वर्ग प्रणाली अधिक लचीली होती है और इसमें सामाजिक गतिशीलता संभव होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि यश, क्षमता और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है। कैसे? यश, क्षमता और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है। कैसे? तो इसको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि यश, क्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध होता है और बार बार गर्भ धारण करने से माताएं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खोती जाती हैं और वे अधिक कमजोर हो जाती है, जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। फिर जिन घरों में कई परिवार एक साथ रहते हैं वहां कोई आकस्मिक दुर्घटना होने से भी गरीब लोगों में असक्षमता हो जाती है और असक्षमता से पूरे परिवार पर पृथककरण और आर्थिक दबाव की स्थिति बढ़ जाती है। फलस्वरूप गरीबी की स्थिति उत्पन्न होने से अत्यंत विकट स्थिति उभरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि असक्षमता और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है, कैसे स्पष्ट करें। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या है। समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका जो उत्तर लिखना है कि समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा मुख्य दायित्व समाज को समझना और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शोध व विश्लेषण करना है, ठीक है। हमें सामाजिक असमानता, जाति भेद, लैंगिक भेदभाव, गरीबी आदि मुद्दों का अध्ययन कर समाधान सुझाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा क्या दायित्व है या फिर क्या सहभाग है। समझ रहे हैं? इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में समाज सुधार आंदोलनों के किन्हीं 2 प्रभावों को स्पष्ट करें। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चले थे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में समाज सुधार आंदोलन ने कई सकारात्मक परिवर्तन लाए, जिनमें से 2 प्रमुख प्रभाव हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण वाले पॉइंट में लिखेंगे सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथाओं को चुनौती दी गई, यानी कि उसको समाप्त किया गया। इसका दूसरा प्रभाव है जातिवाद में कमी। दलितों और पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिले। तो ये 2 प्रभाव हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया कि पितृसत्ता की विशेषताओं को स्पष्ट करें। पितृसत्ता, मातृसत्ता, 2 तरह की सत्ता होती है। तो पितृसत्ता की विशेषताओं को लिखना है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुषों को महिलाओं पर वर्चस्व प्राप्त होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है। दूसरा पॉइंट में है महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों तक सीमित रहती है। और तीसरा पॉइंट है संपत्ति और संसाधनों पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें देखा कि पितृसत्ता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं पॉइंट वाइज। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद एक समस्या है। कैसे? क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे? तो इसका उत्तर लिखना है कि क्षेत्रवाद सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है और यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, भेदभाव और संघर्ष को जन्म देता है और कई बार यह अलगाववादी आंदोलनों और हिंसा का कारण भी बन जाता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्रमिक आंदोलन का अर्थ क्या है, श्रमिक आंदोलन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि श्रमिक आंदोलन संगठित प्रयास होते हैं जो श्रमिकों के अधिकारों, मजदूरी, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, और ये आंदोलन औद्योगिक क्रांति के बाद अधिक प्रभावी हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिससे पूछा गया है कि श्रमिक आंदोलन का अर्थ क्या है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखें। वैश्वीकरण के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका जो उत्तर लिखेंगे वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार। ये पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट है सूचना और संचार तकनीकों का विकास, और तीसरा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों और व्यापार का विस्तार, और चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न थे तो उसके उत्तर को हम लोगों ने देख चुका है। इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, और चारों प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा, यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है ये अधिकतम 250 शब्दों के आसपास ही लिखना है, उससे ज्यादा में नहीं लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। और दोस्तों इसका यहाँ पर जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है इस सेट में, वो है कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख करें। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि इंग्लैंड है या फिर कहा जाए फ्रांस है, यूरोप के देशों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से देखा जा सकता है, जब भारत में विदेशियों का राज था। जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पश्चिमी शिक्षा, कानून प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और आधुनिक विज्ञान का प्रसार हुआ, पश्चिमीकरण के प्रभावों को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कौन कौन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, तो सबसे पहले देखिए सामाजिक परिवर्तन, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को चुनौती मिली, और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। ये पहला प्रभाव हुआ। इसका दूसरा है शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, और आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रभाव है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो जो तीसरा प्रभाव पड़ा, कानूनी सुधार। भारत में आपराधिक और सिविल कानून ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हैं, और संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य अपनाए गए। अभी भी जो भारत का कानून है तो उसमें हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा चीज अंग्रेजों के बनाया हुआ ही अभी भी है, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो दिया गया है प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि औद्योगिकीकरण और उदारीकरण की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार का हिस्सा बनी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, और रोजगार के नए अवसर मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसके बाद आपका अंतिम पॉइंट है संस्कृति और जीवन शैली। ठीक है, पश्चिमी पहनावा, खान पान, संगीत और मनोरंजन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। युवाओं में पॉप संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, और आगे लिखना है कि हालांकि पश्चिमीकरण के कारण पारंपरिक मूल्यों में कमी आई है और उपभोक्तावाद बढ़ा है, फिर भी यह भारत के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जो जाति व्यवस्था है तो उसका कौन कौन सी विशेषता है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक पारंपरिक सामाजिक संरचना है, जो जन्म के आधार पर समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। जाति जन्म से निर्धारित होती है और व्यक्ति जीवन भर उसी जाति में रहता है। इसके बाद अगला जो हम लोग देखें विशेषता,
पेशा और कार्य विभाजन। पारंपरिक रूप से जाति विशेष के लोग एक निश्चित पेशे से जुड़े रहते हैं, जैसे ब्राह्मणों का पुजारी कार्य, क्षत्रियों का सैन्य कार्य आदि। आगे अगला जो है विशेषता विवाह प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह को हतोत्साहित किया जाता है और विवाह अपनी जाति के भीतर ही किए जाते हैं। इसका अगला है छुआछूत एवं सामाजिक असमानता। ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था, जिससे समाज में असमानता बनी रही। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसके बाद पांचवा जो विशेषता है वो है सामाजिक गतिशीलता की कमी। जाति व्यवस्था कठोर थी और व्यक्ति के लिए अपनी जाति से बाहर जाकर सामाजिक दर्जा बदलना कठिन था। इसका दोस्तों अगला आपका जो पॉइंट दिया गया है वो है आधुनिक प्रभाव। संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण जाति व्यवस्था में कुछ हद तक परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी यह समाज में प्रभावी बनी हुई है। जाति व्यवस्था आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय और समानता समता की राह में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आरक्षण और जागरूकता के माध्यम से इसमें सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें दिया गया था कि भारतीय समाज में जातिवादी जो है वर्ण व्यवस्था है, तो इसका क्या विशेषता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में अनुसूचित जातियों की परिस्थिति को विवेचित करें। यानी कि भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं या फिर कहें कि एससी हैं, हरिजन हैं, तो उनकी स्थिति क्या है उसको विवेचित करना है, वर्णन करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारत में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं और संविधान में उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आज भी वे कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत में जो हरिजन लोग हैं वो अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसमें जो पहली चुनौती है वह शिक्षा में प्रगति। सरकारी नीतियों और आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी और अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। देखा जाए तो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया गया आर्थिक स्थिति। आरक्षण और सरकारी योजनाओं के बावजूद कई अनुसूचित जातियों के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें रोजगार में अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसके तीसरा पॉइंट है सामाजिक भेदभाव और संविधान द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जातिगत भेदभाव जारी है और अनुसूचित जातियों के लोगों को सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भेदभाव झेलना पड़ता है। इसका दोस्तों आगे हम लोग देखें तो अगला पॉइंट दिया गया राजनीतिक भागीदारी और इसमें लिखेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों से लेकर संसद तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। इसके बाद पांचवा पॉइंट दिया गया है चुनौतियों और समाधान। चुनौतियां और समाधान। अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में व्यापक जागरूकता आवश्यक है। और आगे लिखना है कि हालांकि सरकारी नीतियों और सामाजिक जागरूकता अभियानों के चलते अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें पूर्ण समानता दिलाने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें दिया गया था कि भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं यानी कि एससी, हरिजन, तो उसकी क्या स्थिति है उसको वर्णन करें। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट में लिखेंगे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट करें। ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट करें। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि भारत में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण और नगरीय वर्ग संरचना में बड़े बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव आए हैं? तो इसमें पहला बदलाव है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। कृषि पर निर्भरता कम हो रही है और लोग वैकल्पिक व्यवसाय अपना रहे हैं और शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से जाति आधारित पेशों में गिरावट आई है और शहरों की ओर पलायन बढ़ा है, जिससे गाँव में श्रमिकों की कमी हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला परिवर्तन था उसे देखा। इसका दोस्तों अगला आपका दिया गया नगरीय समाज में परिवर्तन। शहरीकरण से मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ी है, जिससे पारिवारिक संरचना में बदलाव आया है और तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के कारण शहरी जीवन शैली तेज और प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है।
इसके बाद अगला परिवर्तन हम लोग देखें तो तीसरा परिवर्तन है संक्रमणशील समाज। अब ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच की खाई धीरे धीरे कम हो रही है और गांव में भी अब आधुनिक शिक्षा, तकनीक और परिवहन के साधन उपलब्ध हो रहे हैं और ग्रामीण और नगरीय वर्ग संरचना में ये परिवर्तन भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का संकेत देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे परिवर्तन को देखा और इस तरह से आपका 50वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखें। भारत में जो महिला आंदोलन हुए स्वतंत्र भारत में, तो उस पर निबंध लिखना है। तो उससे कैसे लिखेंगे, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई आंदोलन हुए जिनका मुख्य उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, और आगे लिखेंगे कानूनी सुधार और इसमें लिखेंगे कि 1950 के बाद हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे लिखना है कि महिलाओं को समान वेतन और संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए कानूनी सुधार किए गए। और दूसरा पॉइंट शिक्षा और रोजगार, महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलने लगे जिससे वे आत्मनिर्भर बनी और सूचना तकनीक और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे महिला सशक्तिकरण आंदोलन और इसमें लिखेंगे कि 1970 और 1980 के दशक में दहेज प्रथा, बलात्कार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन हुए। आगे लिखना है कि 21वीं सदी में मी टू और महिला आरक्षण के मुद्दों पर आंदोलन हुए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो चौथा पॉइंट है चुनौतियों और भविष्य। अब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं होती है। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत है और स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलनों ने महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता हासिल करने के लिए संघर्ष जारी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलनों से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है या फिर वो कौन सा आंदोलन है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि पैकावर एवं पेज द्वारा दी गई परिवार की विशेषताओं की चर्चा करें। मैकावर एवं पेज द्वारा दी गई परिवार की विशेषताओं की चर्चा करें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि मैकावर और पेज ने परिवार की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जो निम्न है। यहाँ पर पैकावर नहीं मैकावर होगा प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट सार्वभौमिकता। सभी संस्थाओं और समितियों में परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है और यह सभी आदिम और सब समाजों में पाया जाता है और परिवार की सार्वभौमिकता का कारण यह है कि यह व्यक्ति की उन जरूरतों को पूरा करता है जिन्हें किसी भी दूसरे समूह द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका दोस्तों अगला जो है भावनात्मक आधार। परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण सभी सदस्यों द्वारा मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे के हित में अपना हित देखना है और परिवार में पालन पोषण की व्यवस्था, त्याग, सहानुभूति और स्नेह आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण सभी सदस्य एक दूसरे से मानसिक रूप से बंधे रहते हैं। इसका दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे रचनात्मक प्रभाव। परिवार में सभी सदस्य अपने व्यवहारों के द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यही रचनात्मक कार्य सदस्यों को समाजीकरण करते हैं और उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं तथा आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं। इसका दोस्तों अगला पॉइंट है छोटा आकार। परिवार के सदस्य केवल वह व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो अथवा विवाह संबंध स्थापित किए हो। अपने सीमित आकार के कारण ही परिवार की प्रकृति हमेशा कल्याणकारी होती है। इसका दोस्तों पांचवा पॉइंट लिखेंगे परंपराओं की प्रधानता। परिवार एक ऐसा समूह है जो अनेक सांस्कृतिक और परंपरागत नियमों पर आधारित होता है और परंपराएं और सांस्कृतिक नियम ही वंश, नाम, उत्तराधिकार तथा धार्मिक विधि विधानों की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न थे तो उसके पहले सेट को
को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका जो VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का दूसरा सेट है उसे भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग सोशियोलॉजी का मैंने जो लगभग 5-6 वीडियो बनाया है, सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।